अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन और सामीन। मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोहम्मद। और मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी और मीठी सी दोस्त और मेहमान डॉक्टर समन खान। अस्सलाम अलैकुम समन। अस्सलाम वालेकुम। ओके, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है मेंटल हेल्थ के ऊपर, मतलब कि हमारी ज़हनी और नफ्सियाती सेहत के ऊपर। तो आज समन हमारे साथ बात करेंगी। मैं आपको बताती चलूँ कि समन है एक कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट। इधर ग्लासगो में प्रैक्टिस करती हैं। वेल ग्लासगो से थोड़ा बाहर है लेकिन आप ग्लासगो से ही आपका ताल्लुक है। और इसके साथ-साथ आप बहुत सारी और भी बहुत सारी आपकी मसरूफ़ियात हैं और ख़ास तौर पर आपका एक यूट्यूब चैनल है जिसके बारे में हम सुनेंगे। उसके बारे में आप हमें बताएँगी। लेकिन समन हम शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ के इस मौज़ू के तरफ हम अगर मतलब सही तरह से आएँ तो आप सबसे पहले ये बताएँ कि मेंटल हेल्थ क्या चीज़? हाँ, नहीं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि मेंटल हेल्थ हो है क्या? हम बहुत सारा आजकल हर जगह सुनने में आता है मेंटल हेल्थ के बारे में। तो बेसिकली उसको हम एक कलेक्शन ऑफ चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारा जो एक तरीके से हमारे इमोशंस, हमारा साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग और हमारा सोशल वेल-बीइंग, उन सब चीज़ों को मिला के इट अफ़ेक्ट्स कि इस तरह हम किस तरह हम सोचते हैं, हम किस तरह चीज़ें महसूस करते हैं और हमारा बिहेवियर किस तरह होता है कि हम क्या किस तरह अपने आप को किस तरह एक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अफ़ेक्ट होती हैं हमारे मेंटल हेल्थ से। अच्छा, तो इसका मतलब क्या ये है कि हम सबका फिर एक मतलब एक सबकी एक ज़हनी सेहत होगी फिर इस लिहाज़ से तो? मतलब कि हाँ, नहीं बेसिकली मेंटल हेल्थ तो हम सबकी है ना। जिस तरह हम लोग सोचते हैं, हम बिहेव करते हैं, क्या चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या चीज़ें हमें तकलीफ देती हैं, क्या चीज़ें हमें खुशी देती हैं। तो हर शख्स का एक अपना एक उसको वेल-बीइंग मेंटल वेल-बीइंग होती है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। और जब वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर हम कहते हैं ना कि मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस है। अच्छा। अच्छा, तो फिर ये बताएँ कि मेंटल डिसऑर्डर्स में कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? कौन-कौन से मसले आ जाते हैं? इनकी थोड़ी-सी आप वज़ाहत कर दें। यानी सबसे कॉमन हम जो देखते हैं मेंटल इलनेस वो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन है। एंग्ज़ायटी जो है वो घबराहट जिसे हम कहेंगे कि जो चीज़ें नॉर्मली हम को इतना अफ़ेक्ट ना करें, हम डे टू डे आपकी जो चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जब हमारे लिए मुश्किल हो जाए, जैसा कि बाहर जाना, लोगों से बात करना, बच्चों के लिए हम देखते हैं कि स्कूल नहीं जाना, तो इस तरह हमारा ऑब्वियसली हमारा बिहेवियर है, हमारा जो एक्शंस हैं, हम जिस तरह महसूस करें वो सब अफ़ेक्ट होते हैं कि हर चीज़ में हमें घबराहट महसूस होती है। तो वो फिर हमारे लिए चीज़ें करना जो आम चीज़ें और लोगों के लिए होंगी वो मुश्किल हो जाती हैं। डिप्रेशन में हम ये देखते हैं कि मुसलसल अगर हमारा सर हम जो महसूस कर रहे हैं हम उसमें हम ये हैं कि किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि हम हर वक़्त अफ़सरदा हैं। कुछ पॉज़िटिव चीज़ नज़र नहीं आती, हर चीज़ हम नेगेटिव्स के ऊपर वो करते हैं फ़ोकस कि चाहे वो हमारा जिस तरह हमारी अपीयरेंस हो या हमारे पर्सनैलिटी हो, हर चीज़ की हम नेगेटिव चीज़ें हमें वो ज़्यादा हमें बड़ी नज़र आती हैं और हम पॉज़िटिव्स को नहीं देख पाते हैं, जो और लोग देख पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से एक कैफ़ियत सी हो जाती है जिसके अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसके बाहर सोचना। बहुत दफ़ा ये होता है कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन दोनों साथ भी होते हैं, घबराहट और लो मूड और कभी अलग भी होते हैं। मतलब बहुत ही एक मनफ़ी कह लें कि उनके जो
ان کی جو حالت ہوتی ہے ایک بہت وہ ایک منفی سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کا جو ہوتا ہے زندگی کے بارے میں جو ان کی خیالات ہوتے ہیں وہ بہت مطلب متاثر ہو جاتے ہیں نا ان کی یہ بیماری کی وجہ سے. تو اس کے اور اس کے علاوہ ہمارے جو اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جس طرح کہ آپ کا کھانا پینا افیکٹ ہوتا ہے، آپ کی ایپیٹائٹ ان کی آپ کھو دیتے ہیں، آپ کا سونے کا پیٹرن ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے، بہت دفعہ سونا مشکل ہو جاتا ہے، ایون انگزائٹی اور ڈپریشن دونوں میں. تو کنسنٹریشن ہم نہیں کر پاتے ہیں، چیزوں پہ دھیان نہیں دے پاتے ہیں، جو چیزیں ہم نارملی چیزیں ہم انجوائے کرتے ہیں نارملی وہ ہم انجوائے نہیں کر پاتے ہیں. دل نہیں چاہتا کسی سے بات کریں ملیں، دل چاہتا ہے بس بند رہیں گھر میں. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو اچھا سمن، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید کم حد تک یہ بیماری ہو، اور کچھ لوگوں کو مطلب مزید وہ چیز ہو، یا بہت زیادہ ان کو یہ سیویئر ہو ان کی جو ہے بیماری نا. تو یہ بھی دیکھنے میں اس کا تھوڑا سا بتائیں کہ ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ اسپیکٹرم ہم کہیں گے نا، مختلف ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے بیماری کا. تو آپ بتائیں کہ اس میں کیا چیزیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. یعنی ہم جس طرح ہم کلاسیفائی جو کرتے ہیں جب ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر. تو مائلڈ کے اندر اس میں ہو سکتا ہے 2-3 سمٹم ہو، پھر ماڈریٹ کے اندر اور زیادہ ہوتے ہیں، اور سیویئر میں ان کے سارے سمٹمس جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ان بیماریوں میں وہ سب ہوتے ہیں. سیویئر ڈپریشن کے اندر اوبیسلی کافی یہ سب سیریس النیسز ہو جاتی ہیں when they become severe. Obviously اس کے اندر suicidal ideation ہوتی ہے، ہو سکتا ہے suicidal attempts ہو، ہوپلیسنس. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب ہم اسیس کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ ہم اس کو ایک طریقے سے کلاسیفائی کریں کہ مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے یا سیویئر ہے. اور اس کے لحاظ سے پھر یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹس بھی اسی کے لحاظ سے ٹیلرڈ ہوتے ہیں کہ آپ اس اسپیکٹرم میں کہاں ہیں النس کے. اچھا، آپ نے ذکر کیا سمن سوسائڈل آئیڈیشن کے بارے میں، مطلب کہ جو خودکشی کی جو خیال ہوتے ہیں لوگوں کو جو آتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں نا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں لوگوں کو یہ خیال آتے ہیں؟ کیوں اپنی جان لینا چاہتے ہیں؟ وہ اسی کیفیت کے اندر ایک طریقے سے گرفتار ہوتے ہیں نا کہ ان کو نظر نہیں آتا کہ اپنا وہ مستقبل نہیں دیکھ پاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری کیفیت ہے اور یہ کبھی بدلے گی نہیں. بہت دفعہ ان کو obviously سوشل پرابلمس بھی ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز سے کبھی نکل نہیں پائیں گے، تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ختم کر دیں زندگی. اور اس وقت ان کا سوچنے اور سمجھنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی اور جو یا تو ان کے ساتھ رہتا ہو یا ان کے دوست ہوں، وہ یہ چیز نوٹس کریں. جب چینج ہوتا ہے نا، ایک چینج ان بیہیویئر سب سے پہلے ہم نوٹ کرتے ہیں جب لوگوں کو کوئی بھی مینٹل النس ہو. تو یہ اس لیے بھی اہم ہوتا ہے کہ جب سیویئر ہوتی ہے تو اس میں پھر جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کیفیت سے باہر دیکھ نہیں پاتے ہیں. اچھا، کیونکہ میں سوچ رہی ہوں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ایک طرح سے خوف آتا ہے یہ سن کر نا کہ کوئی انسان اپنی جان لینا چاہے، ہے نا، چاہ رہا ہو کہ وہ جو دوسرا جو ہو جن کو اتنا تجربہ نہ ہو اس چیز کے بارے میں یا پتہ نہ ہو، تو وہ بھی خود بھی کتنی گھبراہٹ محسوس کریں گے نا کہ ان کے سامنے کوئی بیٹھا اور ایسے سوچ رہا ہے یا ایسے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا. تو ان کے لیے آپ کی کچھ ہے، کوئی آپ کی کوئی کچھ نصیحت آپ دے سکتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں مطلب اس حالات میں نا، ان حالات میں؟ بالکل. اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ ان کی یہ جذبات ہوئے ہیں یا ان کے خیالات ایسے ہیں، تو بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ان کو، اگر وہ اسٹیج تک پہنچ گئے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ دے گیٹ پروفیشنل ہیلپ. تو آپ بیسکلی جی پی سے
अपॉइंटमेंट लें, उनसे डिस्कस करें, फिर वो आपको जीपी आपको बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, कि वो साइकाइट्री रेफरल होगा या वो खुद कोई और चीज़, काउंसलिंग, जो भी उनको वो समझते हैं कि उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, वो उसको रेफ़र करेंगे। तो इसमें ये बहुत अहम होता है। और उसके अंदर ऑब्वियसली मसले हमारे, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में ये भी होता है ना कि स्टिग्मा इज़ अ ह्यूज थिंग। तो इसलिए ऑब्वियसली हम कोशिश तो करते हैं कि हम स्टिग्मा को रिड्यूस करें। और लेकिन इसके अंदर ये अहम चीज़ होती है ना कि जो भी शख्स है जो सफ़र कर रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है। तो ये अगर हम अपने जहन में सबसे आगे रखें कि इस बीमारी का इलाज है और मदद मौजूद है, तो फिर हम उसको क्यों ना हम एक्सेस करें, ताकि उस शख्स की जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो पाए। हुँ। मतलब कि आप उस इंसान के साथ मतलब कि आप रहें, ये मतलब बहुत ज़रूरी होगा ना कि आप उनके साथ बिल्कुल अकेला ना छोड़ें उन्हें इस हालत में, और फिर मज़ीद उनके लिए मदद आप मतलब कि ना एक्सेस करें। जैसे आपने कहा कि जीपी के ज़रिए, लेकिन काफ़ी मर्तबा ये चीज़ हम देखते हैं कि मतलब रात में ये चीज़ होती है ना, कई लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको रात को ज़्यादा ये ख़्यालात ज़्यादा उनको तंग करते हैं ना। फिर ये है कि फिर ज़्यादा तब जीपी तो खुले नहीं होते, तो फिर उनको क्या करना चाहिए फिर एएनई एएनडी जाना चाहिए हॉस्पिटल में, या एनएचएस 24 को से राब्ता करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? हाँ, नहीं, ऑब्वियसली आउट ऑफ आवर्स सर्विस तो मौजूद होती है हर वक्त यहाँ पे। तो आप आउट ऑफ आवर्स का एक्सेस करें, वो आपको एडवाइस करेंगे कि वेदर यू नीड टू गो टू एनी, या फिर वो आपको जो आउट ऑफ आवर्स जीपी हैं वो लोग हैंडल करेंगे। तो ऑब्वियसली 24 आवर सर्विस तो है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली करें। और जिस तरह आपने कहा है कि मेक श्योर करें वो शख्स अकेला ना हो, कोई ना कोई उसके साथ हो, या दोस्त है तो फिर दोस्त आके उनके साथ रहे, या फिर ऑब्वियसली अगर फैमिली मेम्बर है, अब हम तो बच्चों के साथ डील करते हैं, तो हम वालिदैन को ये कहते हैं कि आप इनके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखें। तो ये भी चीज़ें बहुत बड़ी अहम होती हैं। और ऑब्वियसली कि टू सीक हेल्प। हुँ, हुँ। और मतलब ये तो हम बात कर रहे थे ना कि अगर आप किसी के साथ हो जो जो ये चीज़ महसूस कर रहे हों, लेकिन अगर आप खुद वो इंसान हो कि आपके पास ये आप आप ये जो सुसाइडल थॉट्स हैं आपको आप वो महसूस कर रहे हों और आपको तंग कर रही हों, तो फिर ये यही मतलब मेन चीज़ तो ये होती है ना कि अगर इस हद तक पहुँच जाए कि आपको लगता है लग रहा हो कि मैं कुछ ना कुछ कर बैठूँगा, तो आप बहुत ज़रूरी होता है कि आप खुद भी मदद माँगे। अगर आपके पास कोई ना हो, तब खुद किसी को फ़ोन करें या किसी को अपने पास बुलाएँ। अच्छा, समा हमें पता है कि बाज़ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें मतलब कि उनको झिझक महसूस होती है कि अपने किसी घरवाले को बताने में या किसी दोस्त को बताने में। तो उनके लिए भी ये होता है ना कि एक तो ज़ाहिर है आपने कहा सर्विसेज़ होती हैं, जैसे आप खुद भी एनएचएस 111 एनएचएस 24 को आप फ़ोन कर सकते हैं ना। लेकिन उसके अलावा भी और भी हेल्पलाइन्स भी होती हैं ना, जो हम बच्चों को और यंग मतलब कि नौजवानों को हम बताते हैं कि आप उनको भी आप एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, और ये है कि फिर वो आपसे बात कर सकते हैं, और हो सकता है वो बात करने के दौरान ही आपकी जो कैफ़ियत है वो थोड़ी बदल जाए ना, कि आप थोड़ा बेहतर महसूस करें, है ना? हाँ, नहीं, तो नहीं, बिल्कुल। ऑब्वियसली यहाँ पे स्कॉटलैंड में हमारे पास ब्रीदिंग स्पेस है, साल्वेशन आर्मी है, ब्रदर्स इन आर्म्स है, तो बहुत सारे इससे ऑर्गेनाइजेशन है। आमना है हमारी, वो जो वुमेन्स की है सर्विस, और यूथ मुस्लिम मेंटल हेल्थ की भी हेल्पलाइन है। तो डेफिनेटली बहुत सारे डिफरेंट वो हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें एग्जैक्टली बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होता है। और आप चाहें तो ऑब्वियसली दे विल नॉट सीक हेल्प ऑन योर बिहाफ, आप आपकी मर्जी होती है डेफिनेटली। तो फिर वो भी उससे भी आपको जस्ट टॉकिंग थिंग्स ओवर समटाइम्स वो इनफ होता है कि आपकी वो कैफियत कम हो जाए। बिल्कुल, मतलब आपका जो मेन जो पैगाम है वो यही ना कि अगर कोई भी आपको मसला है इस तरह का, तो आप ज़रूर आप अपने तक ना रखें उसे। बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब
दूसरों को दूसरों के साथ राब्ता करें, और अगर आप किसी जानने-पहचानने वालों के साथ नहीं बात करना चाहें, तो बहुत और भी उधर सर्विसेज़ हैं, लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। क्योंकि इसमें ये चीज़ बहुत हम देखते हैं ना कि जो लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं ना, ये जो आपने बताया कि डिप्रेशन भी और भी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं ना, क्योंकि लोगों के साथ रहना, उनके साथ मतलब राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ना, इंसान होने के नाते। तो अच्छा, ये तो आपने बताया ना, आपने डिप्रेशन की बात की, एंग्ज़ायटी की बात की, आपने सुसाइडल आइडिएशन के बारे में भी बताया। और भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बड़ों में नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों में भी, जो हम हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में भी ज़रा आप प्लीज़ बताएँ? हाँ, नहीं, हम जो आजकल काफ़ी देख रहे हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जो बच्चों में भी होते हैं और ऑब्वियसली एडल्ट्स में भी होते हैं। तो वो उसमें ये होता है कि जो भी शख्स है, अब बहुत पहले ये हम सोचते थे कि लड़कियों में ज़्यादा होता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लड़कों में भी अब काफ़ी हो रहा है कि उनके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि दे आर ओवरवेट, और वो इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस चीज़ के अंदर कि हमें वज़न कम करना है, कि उनको ऑलमोस्ट एक तरीके से उनको एक डिल्यूज़नल बिलीफ हो जाती है कि हम ओवरवेट हैं। हालाँकि वो कोई और देखेगा तो वो बहुत ही दुबले-पतले होते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि वो बड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी डाइट। हर चीज़ उनकी जो होती है बिहेवियर, वो उस चीज़ के अंदर होती है कि हमारा वज़न कम हो। तो कुछ लोग सिर्फ़ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज़ करते हैं एक्सेसिवली, कुछ लोग बुलिमिया, जैसा कि एनोरेक्सिया में ये होता है, बुलिमिया में ये होता है कि वो वॉमिटिंग भी करते हैं, पर्जिंग, मील्स कभी-कभार बिंज करते हैं, लेकिन फिर बिंज यानी कि खाना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और फिर वो वॉमिट करते हैं। तो ऑल्दो उसके अंदर पॉसिबली समटाइम्स नॉर्मल वेट होता है, लेकिन इट इज़ स्टिल वेरी डेंजरस, जो इफ़ेक्ट्स बॉडी के ऊपर होते हैं, जो अ, उस चीज़ के ना। तो ये हम काफ़ी देखते हैं। प्लस कभी-कभार वो लैक्सेटिव अब्यूज़ भी हम देखते हैं इन डिसऑर्डर्स में। अगेन वो उनका मेन पर्पस ये होता है कि वेट लूज़ करें। तो जब हम जिस तरह के उसको असेस करते हैं कि जो वज़न जब एक लेवल से कम होना शुरू हो जाए या बहुत जल्दी गिरे, तो फिर मेडिकल इनपुट की बहुत ज़रूरत होती है। इससे कि उनकी बॉडी के ऊपर बड़ा फ़िज़िकल जो उसका असर होता है, वो भी काफ़ी सीवियर होता है। प्लस ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल जो उसका इफ़ेक्ट होता है कि हमें पता है कि उनकी जो सोच होती है, वो ज़्यादा रिजिड हो जाती है जब वो उनका वेट लूज़ होता है, तो वो उसी पैटर्न के अंदर एक तरीके से स्टक हो जाते हैं, और वो दूसरों के, अपने वालिदैन के या दूसरे लोग उनके जो अराउंड होते हैं, वो उनकी बात उनको समझ में नहीं आती है जब वो कहते हैं। और स्पेशली लॉकडाउन के अंदर हमने देखा था कि जब इतनी ज़्यादा परेशानी थी, इतनी घबराहट थी कि कोविड के बारे में, तो एक चीज़ होती है ना कि आप उस जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो ही करें। तो बच्चे या लोग ये कर रहे थे कि जो उनका ईटिंग का पैटर्न था, उसको बड़ा कंट्रोल कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे हमने देखा है जो बहुत एक्टिव थे, उनको ये एकदम से होगा कि हम इतने एक्टिव हैं और हम घर में बैठे हैं, तो हम वेट पुट ऑन करेंगे। तो इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। तो इसके बहुत सारे मुख्तलिफ, जो भी हम मेंटल इलनेस देखते हैं, एक्चुअली उनके मुख्तलिफ वजूहात होते हैं, एक वजूहात नहीं होता। तो इसलिए उसको मिला के जो भी उनकी वो होती है सिचुएशन, उसको मिला के फिर वो जब डिसऑर्डर होता है, तो फिर परेशानी की बात होती है। हुँ, हुँ। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा किया समझ के आपने इसके बारे में बताया, क्योंकि ख़ास तौर पर जैसे हम रमज़ान शरीफ में अब जा रहे हैं, तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रही थी। लेकिन उससे पहले आपने कहा ना कि जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है, जब आपका वज़न इतना कम हो जाता है, अनहेल्थी मतलब रेंज में चला जाता है, बहुत अंडरवेट रेंज में चला जाता है, तो उसका जो असर होता है हमारे जिस्म की हर हर एक ऑर्गन को, मतलब हर एक चीज़ पर उसका असर होता है। कि चाहे वो हमारे जिस्मानी लिहाज से हो, हमारी ज़हनी लिहाज से हो, हमारी ब्रेन फंक्शन हो ना, इन सब चीज़ों पर होता है। तो अगर आप थोड़ा-सा, क्योंकि हम जैसे आपने कहा कि पिछले साल 2 सालों में हमने बहुत ये देखे हैं ना हमारे क्लिनिक्स में,
مطلب کہ بہت زیادہ یہ چیز سامنے آئی ہے، یہ ایٹنگ ڈسآرڈرز ہیں. تو آپ اس کا اگر تھوڑا سا اور بتا دیں. اور خاص طور پر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت ایک اکثر خفیہ طرح سے نا یہ بیماری سامنے آتی ہے نا، مطلب ایک دم سے نہیں ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ یہ ایک دم مطلب کہ یہ چیز سامنے آتی ہے. اور پھر مطلب کہ اکثر جو ماں باپ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مطلب کیا ہو گیا نا. تو اس کے بارے میں چاہ رہی تھی کہ آپ بتائیں کہ کون سے ارلی جو سائنز ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں، ماں باپ کیا چیز نوٹ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ کیسے اپنے بچہ یا بچی کو سپورٹ کر سکتے ہیں نا. ہاں نہیں، سب سے پہلے سپوز اگر وہ فیملی کے ساتھ کھاتے ہوں تو وہ اکیلے کھانا شروع کر دیتے ہیں کھانا، یا پھر کھا کے ڈس اپیئر کر جاتے ہیں، تو پاسبلی یہ ارلی سائنس ہو سکتے ہیں. اور ایون آپ نوٹس کریں گے کہ وہ اسنیکس ختم کر دیتے ہیں. اگر کوئی بچہ چاکلیٹ کھا رہا ہے، کرسپ کھا رہا ہے، ایک دم سے وہ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا وزن گرنے لگے. فزیکل سمٹمز بھی ہوتے ہیں کہ ان کو سردی زیادہ لگنے لگے، وہ لائٹ ہیڈڈ فیل کریں، ڈزی فیل کریں، فینٹ ہو. تو یہ بھی سب چیزیں ہوتی ہیں. بال گرنے لگیں، یا فائن ہیئر ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی فائن ہیئر سب بچوں بیبیز کے ہوتے ہیں ویسے نظر آنے لگے. وہ تو خیر جب بہت ویٹ لوز ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں. لیکن جو ارلی سائنز یہی ہوں گے کہ وہ کھانا الگ کھاتے ہیں، یا پھر کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر سنیکس جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کم کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ٹیل ٹیل سائنز ہوتے ہیں وامٹنگ کے بھی، اسمیل آتی ہے ٹوائلٹ میں، یا کوئی نشان چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اگر آپ تھوڑا سا ویجیلنٹ ہوئے، اگر آپ نوٹس کریں کہ بچے کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے، اور سوشل لائف ان کی کم ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ باہر ریسٹورینٹس میں کھانا نہیں پسند کرتے، تو یہ سب چیزیں آپ ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے جو ہم بھی یہی ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ والدین کنٹرول کریں کھانا پینا، اس لیے کہ بچے تو obviously ان کی سوچ بڑی ریجڈ ہو جاتی ہے اس وقت کہ پھر وہ اپنے لیے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن والدین کو تو پتہ ہوتا ہے کہ بچے کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں پسند کرتے، تو وہ کنٹرول کر لے لیں واپس کھانے پینے کا، اور اپنے سامنے سپروائز کریں، میک شور کریں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. مطلب کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے نا جس کے بہت سارے اس کے بہت سارے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے نا ہر زندگی کے ہر حصے میں نا. اور کیونکہ اس کی جو فزیکل جو اس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ کافی نقصان دہ ہو سکتے ہیں، جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں نا. اس لیے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ہم اگر یہ چیز آپ صحیح وقت پر نہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو وہ جو بچہ ہے پہلے تو اس کو تھوڑا سا جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ وہ تھوڑا ڈزی فیل کریں گے، یا کوئی ان کو ٹھنڈ لگے گی زیادہ. لیکن پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے ان کے ہارٹ کا بھی مطلب ہارٹ ان کا اسٹاپ ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی اب نارمل ردم ان کی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ چیز مسلسل چلتی رہی تو پھر اس کا لانگ ٹرم جو افیکٹس ہیں وہ بھی ہوں گے کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہوں گی، مطلب کہ ان کی جو اسٹرینتھ ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی. اور پھر اس کا اچھا فرٹیلٹی پر بھی اثر ہوتا ہے نا، کہ آگے جا کے اگر آپ مطلب آپ کی جو پریگننسی کی جو ہوتی ہے جو سسٹم ہوتا ہے پریگننٹ ہونے کا، کہ وہ پھر آپ کر سکیں گی اگر آپ لڑکی ہوں. تو ان کے بہت سارے افیکٹس ہوتے ہیں. تو آپ نے بہت اس کے بارے میں بہت اچھے اپنے طریقے سے اس کی ارلی وارننگ سائنس بتائے، کیونکہ جتنا جلدی ہم اسے پک اپ کریں گے، جتنی جلدی اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ بھی مطلب کہ سب سے اس کے آؤٹ کم بھی سب سے بہتر ہوں گے. پھر تو میں یہ اس لیے میں اس کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی سمن، کیونکہ اب تو ہم جیسے ہمارے روزے شروع ہو رہے ہیں، تو ایک طرح سے
जिन लोगों को ये खौफ हो कि मैं पहले से ओवरवेट हूँ, या वो चाहें कि वो पहले से उन्होंने अपना खाना-पीना कम किया होगा ना, तो फिर रमज़ान शरीफ में तो उनको एक मौका मिल जाएगा कि नहीं, अब तो रोज़े हैं, अब तो मैंने ये करना ही है ना? तो हुँ। उनके बारे में आपके लिए कुछ एडवाइस है कि क्या क्या करना चाहिए? कि मतलब कि जैसे मैं पता है रोज़े भी फ़र्ज़ हैं, लेकिन फिर उनकी एक तरह जैसे जैसे हम बात करें कि उनकी ये बीमारी है, तो उनको क्या करना चाहिए रमज़ान शरीफ में? ऑब्वियसली फिर जो बच्चे इस तरह के उनको एनोरेक्सिया जब होता है, तो एक ख़तरा ये होता है कि अगर वो दिन भर नहीं खाएँगे देन वो उस बीमारी को परपेचुएट करेंगे। एक तरीके से उसको आप उनके लिए एक एनकरेजमेंट होगा कि ये बीमारी को उसका तोड़ नहीं होगा, इसलिए कि वो उनको एक वो मिल जाता है रीज़न कि हम नहीं खाएँ। तो इसमें बहुत ज़रूरी है जैसा कि और बीमारियों में एग्ज़ेम्पशंस हैं फास्टिंग में ज़ाहिर है, रोज़े में। तो इसी तरह अगर हम ये सोचें कि अगर कोई पेशेंट है जिसको सीवियर एनोरेक्सिया है, तो फिर वो भी उसी कैटेगरी में आ जाता है कि बीमारी की वज़ह से उसको रोज़ा वो ना रखे। इसलिए कि डेफ़िनेटली उसकी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत बड़ा रिस्क होता है। जैसे साबित ने कहा है कि स्पेशली हार्ट और ब्रेन 2 ऑर्गन्स हैं ना जिसको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो रिस्क यही होता है कि आपका हार्ट सडनली स्टॉप हो सकता है। आपका हार्ट रेट हम ये देखते हैं ना कि हार्ट रेट काफ़ी कम हो जाता है इसलिए कि जो दिल है वो कोशिश करता है कि कम से कम एनर्जी यूटिलाइज़ हो इसलिए कि उसके पास वो एक तरीके से वो फूड नहीं होता ना एनर्जी के लिए प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत अहम होता है कि जब आप रमज़ान में कि ऐसे जो बच्चे हैं जिनको ये बीमारी है, उनको आप यानी कि एडवाइस यही होगी कि रोज़ों में रोज़ा नहीं रखें, इसलिए कि उस वक़्त उनका खाने-पीने का बहुत अहम होता है कि वो नॉर्मल तरीके से खाना-पीना करें, ताकि उनको वो फ़िज़िकल कॉम्प्लिकेशंस ना हों, जो जानलेवा भी हो सकते हैं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल तो उम्मीद है कि आपकी जो आप मालूमात दे रही हैं हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, और हाँ, ये बहुत एक अहम चीज़ है, और अगर मेरा ख़्याल है कि अगर इसमें कोई मतलब किसी के ज़हन में कोई शाशोपन हो, या कोई मतलब कि थोड़ा-सा डाउट हो कि ये सही है, तो वो ज़रूर अपने किसी इमाम साहब से वो राब्ता करें। लेकिन अम, जैसे आपने कहा कि कोई भी अगर आप इस तरह की कोई सीरियस बीमारी हो, तो उसमें हमारे दीन में वो रुख़्सत होती है उसके लिए, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि मतलब कि ट्रीटमेंट में कोई रुकावट ना आए। तो प्लीज़ अगर अगर आपके साथ या फिर कोई जानने वाले के साथ ये ईटिंग डिसऑर्डर्स का कोई मसला है, तो प्लीज़ आप आपकी जो मेडिकल टीम है उनसे ज़रूर राब्ता करें, उनको ज़रूर ये बात करें और उनकी एडवाइस ज़रूर लें प्लीज़, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं अगर आप मतलब इस हालत में रोज़े रखें तो। है ना? सो अम, बहुत शुक्रिया समन। तो मैं सोच रही थी कि अच्छा, हमने काफ़ी ज़हनी बीमारियों के ऊपर बात की है, लेकिन अम, अच्छा ये मतलब कि कैसे हो जाती हैं? ये मतलब कि इनकी वजूहात क्या होती हैं, इन बीमारियों की? ये मतलब कि पैदाइश मतलब कि आपकी जीन्स में ये चीज़ होती है कि आपको ये बीमारी होनी होती है, या और भी इसमें चीज़ें शामिल हो जाती हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। नहीं वो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, एक वजूहात नहीं होती है, उसको हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल। तो वो कभी-कभार हाँ, जेनेटिक्स में भी होता है कि आपकी जीन्स के अंदर कभी-कभार होता है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी जिस तरह की बीमारियाँ जैसे ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सभी जेनेटिक हैं। तो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्किज़ोफ्रेनिया ये सब भी इनका जेनेटिक कंपोनेंट होता है। उसके अलावा अगर आपके जो बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, कभी-कभार वो भी काफ़ी अफ़ेक्ट करते हैं स्पेशली अगर आपने किसी भी किस्म का ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है।
تو وہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا. اور پلس ویدر ایک سنگل ٹراما ہے یا ملٹیپل ٹراماز ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ایونٹ ہو, لیکن بہت سارے ان کے ڈومیسٹک وائلنس ہے جیسے, یا کوئی بھی قسم کی ابیوز ہے, نگلیکٹ ہے, تو یہ سب امپیکٹ کرتے ہیں ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور وہ کیا کہتے ہیں کوپنگ اسٹریٹجیز کے اوپر اور ریزیلینس کے اوپر. تو وہ سب پھر ڈپینڈ کرتا ہے کتنا ان کا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ then they end up in a mental disorder. تو یہ اہم چیزیں ہوتی ہیں. پیرنٹنگ, انوائرمنٹ, جینز, ان سب کا انٹریکشن ہوتا ہے. اوبیسلی ہر شخص, ہمیں پتہ ہے 2 لوگ اگر ایک ہی چیز ایکسپیرینس کرتے ہیں, ایک کو مینٹل النس ہے ایک کو نہیں ہے, تو اگین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ کس شخص کو ہوگی کس شخص کو نہیں ہوگی. بٹ وی ڈو نو کہ جتنے آپ کے ٹرومیٹک ایونٹس ہیں جو آپ کے چائلڈہڈ میں, جس کو ہم ایسز کہتے ہیں, ایڈورس چائلڈہڈ ایونٹس, جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنے زیادہ لائکلیہڈ ہے کہ مینٹل النس ہوتی ہے. اچھا سمن, مطلب کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں اس میں تو اس میں مطلب کوئی جن چڑیل کا کوئی ہاتھ ہے نا, کہ کوئی یا کوئی کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے آپ پر, یا کوئی نظر لگ گیا آپ کو. یہ ہمارے سارے ہمارے ایک بیسس بھی ہے ہمارے دین میں, ہم ان چیزوں کے اوپر, خیر چڑیلوں کے بارے میں مجھے پتا, لیکن باقی جو چیزیں ان کے تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بیسس ہے نا ہمارے, اس کے بارے میں ایک ہماری ایک سوچ ہے ہماری دینی لحاظ سے. تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے, یا یہ صحیح ہے ایسے سوچنا؟ obviously ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ ایسا پاسبلٹی ہے. اب یہ ڈٹرمن کرنا کہ whether it is or not, یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ I think this is چیزیں ایکسکلوڈ تو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اس سے میڈیکل ٹریٹمنٹ, چاہے آپ یعنی کہ اسپریچول ٹریٹمنٹ کریں along side, لیکن اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی آپ کریں, وہ بہت اہم ہوتا ہے, اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ ہی آئی تھنک بہتر ہوگا. ہاں بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اس کو یہ مطلب کہ یہ ذہنی بیماریاں ہیں, اور ان کو بیماری کی طرح ہی آپ کو فرض کے اس کو کہیں گے کہ نہیں ان کے اوپر یہ نظر لگ گئی ہے وہ نا, سب سے پہلے تو وہ یہی تسلیم کریں گے لوگ کہ ہاں ہمیں ڈائبٹیز ہے اور ہمیں اس کا علاج کروانا ہے. تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جو بھی ذہنی بیماریاں جو ہے اس کو بھی اسی طرح ایک بیماری تسلیم کرے, اور ان کے لیے بھی اسی طرح مطلب اپنا انویسٹیگیشن کروائیں, اپنی اسیسمنٹ کروائیں, اور اپنا علاج کروائیں. اور لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین میں بتایا ہے کہ ہم کیسے مطلب کہ ان چیزوں سے ہم محفوظ بھی رہ سکتے ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ کریں. تو لیکن یہ بہت ضروری ہے نا کہ مطلب میڈیکل ٹریٹمنٹ کو آپ ضرور مطلب وہ لیں اور ضرور اس کو وہ جاری رکھیں. اچھا سمن, ہاں اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ ہم کیسے ذہنی بیماریوں کو کیسے ہم ان کا علاج کیسے ہوتا ہے, کیسے کیا ٹریٹمنٹس ہیں؟ اسی 2 مین چیزیں ہیں نا, کہ ایک تو ہم کہتے ہیں سائیکو تھراپی, اس میں ہر قسم کی سائیکولوجیکل تھراپیز آپ یعنی کہ ہوتی ہیں, اور ایک نہیں ہوتی ہیں, بہت ساری مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا پریزنٹیشن ہے, کیا آپ کی سوچ ہے, تو اس کے لحاظ سے پھر وہ اس کو ٹیلر کرتے ہیں. اور پھر اوبیسلی ڈپینڈ کرتا ہے اس کی سیویریٹی کے اوپر کہ پھر ویدر آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر مینٹل النس میں میڈیسن کی ضرورت ہے. تو ہمارا ہمیشہ اسپیشلی بچوں کے ساتھ ہمارا فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہمیشہ سائیکولوجیکل تھراپیز ہی ہوتا ہے پہلے, اور پھر یا تو when it's not working یا پھر کوئی سیویئر پریزنٹیشن ہو, پھر ہی ہم میڈیسنس کو وہ کرتے ہیں.
तो वी डोंट टेक इट लाइटली जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के और चीज़ों को एक्सक्लूड करके और यानी कि साइकोलॉजिकल थेरेपी को चांस दे के फिर ही हम दवा के बारे में सोचते हैं। ठीक, मतलब इनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, दवा भी ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी है, जैसे आपने कहा कि जो टॉकिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं, तो ये तो एक तरह से एक प्रोफेशनल हेल्प है ना, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इन लोगों को मतलब कि जो इन बीमारियों का सामना कर रहे हैं, क्यों जिन और भी चीज़ें जिनसे इनको मतलब कि सपोर्ट मिल सके, या जो ख़ास तौर पर जो घरवाले हैं और ख़ास तौर पर माँ-बाप जो हैं एक बच्चे के ना, या एक नौजवान के, वो क्या कर सकते हैं जिससे उनके बच्चे को या बच्ची को मतलब कि मदद मिल सके और उनके लिए मतलब उनकी बीमारी मतलब बेहतर हो सके? इसके बारे में बताएँ। नहीं, ऑब्वियसली आई मीन जनरली ऑब्वियसली कि हर मेंटल हेल्थ के लिए है, चाहे बच्चे को हो बीमारी या ना, कि बीइंग इन गुड फिजिकल हेल्थ, तो अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, बच्चों को वक्त देना, उनको खेलने का वक्त, इंडोर्स और बाहर का, एक ऐसे घर का माहौल हो जिसमें सब लोग एक दूसरे से मोहब्बत और इनके एहतराम के साथ रहें। ऐसे स्कूल में जाएं जहां उनकी वेलबींग के ऊपर फोकस हो सारे बच्चों का। लोकल एक्टिविटीज़ में टेक पार्ट करें, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो भी बच्चे का इंटरेस्ट हो उनको एक्सपोज करें डिफरेंट चीज़ों से, ताकि उनका एक अपना एक इंटरेस्ट हो, डेवलप हो। एक दूसरों की मदद करने में इंसान को एक अच्छा महसूस होता है, तो आप शुरू से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें ताकि बच्चे उसको दे लर्न बचपन से। तो ये सब चीज़ें हैं फॉर जनरल वेल बीइंग, जिसमें आप अगर ऑब्वियसली टेक टाइम फॉर योरसेल्फ एज वेल, कि ऐसी चीज़ें करें जिनको आप इंजॉय करते हैं, जो आपको रिलैक्सेशन दें, आपको जहनी सुकून दें। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर किसी बच्चे को मेंटल इलनेस है तो उसको आप सपोर्ट करें। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि घर का माहौल इसमें ऐसा हो कि एक्सेप्टेंस का हो और कंपैशन यानी कि हो ना, उनके हर इंटरेक्शन के अंदर। चीखना चिल्लाना ये सब बहुत नेगेटिव होता है, और वर्स करता है मेंटल इलनेस को, जिसको हम हाई एक्सप्रेस इमोशंस कहते हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर उनको सुपरविजन की ज़रूरत हो तो वो सुपरविजन प्रोवाइड करें। ऑब्वियसली जो भी अगर उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप उनके साथ कोऑपरेट करें, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। और जो भी आपके सवाल हैं या जो भी वो हैं, वो आप उन प्रोफेशनल से डेफिनेटली डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया समन, आपने बहुत अच्छी और बहुत फ़ायदेमंद बातें बताई हैं और उम्मीद है हमारे सुनने वालों को इनमें से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इंशाल्लाह वो इनके ऊपर अमल कर सकेंगे। तो हमारा शो बस अपने इख्तिताम पर पहुँच ही रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ उससे पहले कि आप थोड़ा-सा बताएँ जो आप एक यूट्यूब चैनल करती हैं, उर्दू में करती हैं आप, उसके बारे में ज़रा बताएँ, हमारे सुनने वालों को आगाह करें कि ये क्या है और किस तरह की बातें करती हैं उस पर? हाँ नहीं, हमारा जो शो है सादिया के साथ ही है। हम दोनों मिलके करते हैं गपशप विद डॉक्टर सादिया एंड डॉक्टर समन। आप ज़रूर इसको विजिट करें, आप देखें। हम जो पाकिस्तानी ड्रामे चलते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई इश्यू रेज होता है, जिसमें कोई मेंटल इलनेस हो या मेंटल वेल बीइंग हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे जिस तरह हम सोचते हैं, समझते हैं, जिस तरह हम बिहेव करते हैं, वो सब जो भी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। हम दोनों ड्रामा लव करते हैं वॉच करना, और ऑब्वियसली हम डिस्कस तो पहले भी करते थे, अब हमें एक मौका मिलता है, प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं।
اور اپنی ایڈوائس بھی دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے. اور اس کے اندر مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ وہ کرتے ہیں، اس کو زیادہ اہم طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نا ان کیریکٹرز کے ساتھ جو ڈراموں کے ہوتے ہیں. تو وہ ایک طریقے سے بغیر ڈائریکٹلی تنقید کیے ہوئے یعنی کہ ان اے نان کنفرنٹیشنل ویری فرینڈلی وے لوگوں کے اوپر یہ ایک پیغام ہم دیتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر یہ پرابلم یا یہ چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. ہاں، تو ہم نے کافی جو ہم نے آج بھی جن کے اوپر ہم نے بات کی ہے وہ کافی کنڈیشنز کے اوپر ہم نے ویڈیوز کیے ہیں، اور کافی جو بہت پاپولر ڈراماز ہیں ان کے اوپر ہم نے ہم نے بات چیت کی ہے. تو ضرور اس کو آپ چیک آؤٹ کریں. یہ یوٹیوب چینل ہے گپ شپ ود ڈاکٹر سعدیہ اینڈ ڈاکٹر سمن. اور انشاءاللہ ہمیں بتائیں آپ کو کیسا لگا، اور آپ کا کوئی اگر ہمارے لیے اور کوئی آپ کا کوئی آئیڈیا ہو کہ کون سی چیزوں کے بارے میں آپ سننا چاہیں گے تو ہم ضرور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو چلیں سمن، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ نے بہت زیادہ بہت اچھی باتیں آپ نے کہیں، بہت زیادہ آپ نے مطلب کہ ہمارے طبیعت کو سمجھ آ گئی ہوگی ذہنی بیماریوں کے بارے میں اور وہ کیا کر سکتے ہیں خاص طور پر. تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ مجھے بلا کے، اور ہم دونوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. چلے ابھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمارا دوبارہ بھی کوئی شو ہو، نہیں تو ہمارا وہ گپ شپ تو چلتا ہی رہے گا. تو انشاءاللہ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اور خیال رکھیے. اللہ حافظ.